हमने चुना ही ऐसा रास्ता है जो हुसैनियत का रास्ता है, जो हक़ का रास्ता है। 7 तारीख़ को जो साइलेंट वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो साइलेंट वोट 7 तारीख़ को इन सब झंडू और इन सब जो तशहीर जो हो रही है और वो जो लोग कह रहे हैं कि हमें लोग लेके आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमें जिताया जा रहा है, उनको भी उस दिन बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। कोई हुक्मरान यहाँ पे रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ एजुकेशन नहीं रही है। उनकी प्रायोरिटीज़ यहाँ के लोगों के हेल्थ सेक्टर नहीं रहा है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान द्यामरी है। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ज़िला गज़र में, और गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के सिलसिले में हम इस वक़्त डिफरेंट जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स उनसे बात करते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद है अज़ीम ख़ान साहब। उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और GBLA 19 का ये हल्का है, गिज़र हल्का 1 के तौर पर माना जाता है, और एक मज़बूत उम्मीदवार भी हैं, नौजवान हैं और पॉलिटिकली बड़ी पोटेंशियल काम करे। गुज़िश्ता साल जब फ्लड आया था तो उस वक़्त डाइन ख़ासकर जो चटोर-खंड के सामने का एरिया है, यहाँ की लोग बहुत शदीद मुतासिर, और तो ये ख़ुद भी उसी एरिया से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ पे खड़े रहे। उसके साथ गज़र के अंदर जितने भी कम्युनिटी के मसाइल होते हैं, जो फ्लड इफ़ेक्टीज़ हैं, उन पे बढ़-चढ़ कर अपना किरदार अदा करते हैं। इस दफ़ा इलेक्शंस में इन लोग इसने अगर हम अज़ीम की बात करें तो कैसे ये आए और उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं इस इलेक्शन में, इस खित्ते की ख़ासकर जो अगर हम हल्का 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम्स कौन-सी हैं? ख़वातीन से जो है मेल के या जो दीगर जो सोसाइटीज़ के अंदर जो जनरल प्रॉब्लम्स एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इनकी हम कोशिश करेंगे कि इस पे बात करें। और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं, और तमाम तर जो सूरत-हाल उसके हवाले से एक आपसे मुख्तसर सी हम बात करें। अज़ीम साहब, आपको वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा अज़ीम भाई, मैंने पहले इंट्रो इसलिए दिया था कि लोगों को भी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो। पहले तो ये बताइए कि क्या इलेक्शन की कैंपेन कैसे जारी है? क्योंकि सूरत-हाल काफ़ी टफ़ है, आपको परेशानी का भी सामना हुआ, इंतखाबी निशान भी नहीं दिए गए, तो अब क्या सूरत-हाल इस वक़्त है? जी, रोशन भाई, आपका और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस्लामाबाद में भी हो, जहाँ कहीं भी गिलगित बल्तिस्तान की बात आ जाए, आप सर-फ़िरिश्त होके अपने टीम के साथ गिलगित बल्तिस्तान की हुकूक़ के लिए और ह्यूमन राइट्स की जहाँ वायलेशन होती है, आप हमेशा बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आप एक अच्छे अंदाज़ में, मौसर अंदाज़ में नेशनल मीडिया तक हमारी जो आवाज़ है उसको पहुँचाते हैं। साथ-साथ आपने बात की कि आमादा जो इलेक्शन है आपकी तहरीक, तो अभी आपकी कॉल आ रही थी, मैं डोर टू डोर कैंपेन में था। छोटा पकरा और अमीनाबाद के डोर टू डोर कैंपेन के बाद इस हाल में अभी आपके पास इंट्रो कर रहे हैं। तो हमारा मकसद भी ये है कि हम जो नौजवान जो इस पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं इस बार, आ, हम एक सोच और एक नई सोच और तब्दीली की सोच लेके लोगों के पास जा रहे हैं। हम लोगों को अपना जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा जो मंशूर है, वो डोर टू डोर जाके इसीलिए बता रहे हैं। कुछ लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं होती है, सोशल मीडिया की एक्सेस नहीं होती है, और कुछ लोग जो आप मोबिलाइजेशन टीम आप बना के कोई वर्कर कन्वेंशन करते हैं, तो जहाँ जो लोग वहाँ आ जाते हैं वो तो आपकी बात सुन लेते हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं उन तक आप बात नहीं पहुँचाते हैं। तो मेरा जो तरीक़ा है वो, मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डोर टू डोर कैंपेन पे जाता हूँ। मैं तमाम अपनी माँओं से, अपनी बुज़ुर्गों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से मिलता हूँ, और हमारा जो मंशूर है जो इस हलक़े के हवाले से, उससे कोशिश करता हूँ कि सबको मुतमईन कर सकूँ। और इंशाअल्लाह अभी तक बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है पूरे हलक़े में तमाम लोगों की तरफ से। और आपने कहा कि मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ा। हमने चुना ही ऐसा रास्ता है जो हुसैनियत का रास्ता है, जो हक़ का रास्ता है, और हमेशा आपको पता है कि हक़ के रास्ते में लोग आपके साथ कम होंगे, आपके इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं वो आपको परेशानी में मुब्तला करेंगे। लेकिन जब आपके असाब मज़बूत होंगे, आपका अज़म मज़बूत होगा, तो यकीन जानें आपको आपके जो गोल्स हैं, आपने जो सेट किए होते हैं, उनसे आपको कोई भी दूर नहीं रख सकता। अच्छा अज़ीम, आप चूँकि जिस ख़ासकर जिस एरिया से ताल्लुक़ रखते हो, और आज अब इस टाइम तक रात के 10 बजने वाले हैं, हम बैठे हुए हैं। ये एरिया एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है, और आपकी अपनी गाँव भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ी डिस्टर्ब रही है गुज़िश्ता साल भी, और आइंदा वाले मामलात भी शायद हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तमाम तर सूरत-हाल के हवाले से आप लोगों की पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन हुई? क्या स्ट्रेटजीज़ हैं? आप खुद इफ़ेक्टीव भी हो। जी, रोशन भाई, आपको तो पता है कि हम पहाड़ के दामन में हम रिहाइश पज़ीर हैं, और गुज़िश्ता कई साल से
क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आउटब्रस्ट होते हैं ग्लेशियर्स, और जो क्लाउड बर्स्ट होता है उसकी वजह से बिल्कुल अनप्रिडिक्टिव होता है कि कब सैलाब आ जाए, कब ज़िलज़िला आ जाए। तो उसके लिए पीटीआई ने दूरंदेशी से हमेशा काम किया है, और खान साहब का विजन था 10 बिलियन ट्रीज़ का। वो उसका एक समर था कि दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत सारे टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे धुआं जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, बहुत सारे दूसरी चीज़ों की वजह से इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। उसी की एक कड़ी हमारे पास भी ये है कि हमारे पास जितने फॉरेस्ट थे, उन फॉरेस्ट को हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम उनको तोड़ के ला के ईंधन बनाते हैं, घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम भी उस क्लाइमेट चेंज में बराबर के शरीक हैं। हमारे पास फैक्ट्रीज तो नहीं है, लेकिन हमारे पास दरख्त हैं, उन्हीं दरख्त को हम तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय उनको काट देते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने हमेशा 10 मिलियन ट्री का मंसूबा उसी का एक समर था। और साथ साथ एक और चीज़ जो तहरीक इंसाफ की क्लाइमेट चेंज के हवाले से थी, अवेयरनेस प्रोग्राम और बहुत सारे ऐसी चीज़ें लोगों को अवेयरनेस देने के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किए। इवन बहुत सारे गवर्नमेंट लेवल पे इसके सेशंस भी हुए। और दूसरी चीज़ ये कि पिछली दफ़ा जो हमारे गांव में सैलाब आया था, वो क्लाउड और ब्रस्ट की वजह से वो सैलाब आया था, और उस सैलाब से बहुत शदीद नुकसान मिला था। लेकिन इस सैलाब दो चीज़ें इसने हमें सिखाया। जब हमारे पास बहुत सारे मेहमान आए, लेकिन एक बहुत ही अजीम मेहमान आया था, और उसकी एक बात मैं बहुत उससे इंस्पायर हुआ। वो ये कि उसने ये कहा कि ये पुल बनेंगे, टूटेंगे, सैलाब आएगा, मज़ीद घर बनेंगे, टूटेंगे, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ पे फ़ोकस करना है, वो है आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल डेवलपमेंट, और आपका जो विज़न है, जो सोच है, वो आपने उस तरीके से रखना है कि आपने उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, जिन चीज़ों से आपको दूसरी दुनिया में ले जाके आपके बच्चे आपको बसा सकें। मतलब ये कि हम घर में पैसा लगाते हैं गैर ज़रूरी, शादियों में पैसा लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे गैर ज़रूरी चीज़ें बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ तो चली जाती है, लेकिन एट द एंड उसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे हमें ये सबक मिला है कि हम इंशाल्लाह एजुकेशन के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे। हम बड़े-बड़े महलात नहीं बनाएँगे, लेकिन अपनी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश अच्छा करेंगे। अज़ीम, आपकी जो ये एरिया है हल्का है अब ये, क्योंकि बहुत एक्सपेंडेड है। मैं आज सुबह से जब हम आ रहे थे तो मैंने देखा कि एक स्टार्ट मतलब गिलगित से जैसे ही शुरू हो जाते हैं, तो इसकी ईंट तक जाने के लिए हमें भी, मेरे ख्याल में हम पेट्रोल तो इतने अफोर्ड हम भी नहीं कर सकते। आप भी बड़े मुश्किलात से, आप ज़रा मुझे मेजर मेजर एरियाज़ का अगर बता सकते हो कि आपके हल्के के अंदर कौन से एरियाज़ हैं और कहाँ-कहाँ तक है? बड़ा मुश्किल किस्म का स्ट्रक्चर है आपके सर हलकों में। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत ही बड़ा हलका है। शर्किला से ये स्टार्ट होता है, अंदर जाके बोक, मतरमदान बोकलास गाँव है वहाँ तक। मतलब ये अराउंड कोई बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा अगर हम एरिया बड़े है। गाँव के नाम बताएँ ताकि बड़े गाँव नाज़रीन में, को भी कुछ नाम पता लगे जी, इन्हें। बड़े गाँव में सबसे जो स्टार्टिंग में है वो शेर शेर किला है। शेर किला के बाद आपके पास हमुचल, हुँ, हमुचल के पास आप इस तरफ जब आएँगे, आपके पास रपू के गाँव है। रपू के बाद आपके पास बुबर है। बुबर के बाद गुरुंजुर, गुरुंजुर से इस तरफ आएँगे तो काटरे, काटरे के बाद सेल्पी, सेल्पी के बाद आप इस तरफ आएँगे तो गोलोदास, गोलोदास से जब आप इस तरफ आएँगे सामने हातुन है, हातुन से इस तरफ हासिस, और फिर फमानी, फमानी से बिरगल, बिरगल से कोच दे से जहाँ हम बैठे हैं ये चटोर चटोरखन, और सामने वाला गांव दाइन। यहाँ से आगे अमीनाबाद, अमीनाबाद से फिर आगे आप जाएंगे तो गहनिसक शोनस यानी अमीनाबाद से आगे पकोरा, पकोरा से फिर आगे शोनस, शोनस से आगे बार जंगल, और बार जंगल से आगे फिर इमित, और इमित के फिर आप वहाँ दो रास्ते हैं, एक साइड इश्कोमन अंदर होटल तक थपुशकिन, और इस तरफ से अंदर ये इमेज की जो पट्टी है ये अंदर वाखान आप बॉर्डर तक। जितने नाम गिन रहे हो इतने दिनों में आपको कवर करना। ये जो जितने एरियाज़ के आप नाम बताए, मैं मेरे जब भी विज़िट होती है तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो प्राइवेट इदारे हैं, हेल्थ के हो, स्कूल के हो, वो बड़े बेहतरीन हैं। लेकिन गवर्नमेंट के इदारों में बड़ी कमज़ोरी है। इस पे क्या करेंगे कि ये कमज़ोरियाँ क्यों हैं? क्या इसमें बेहतरी लाई नहीं जा सकती? सर इसमें बेहतरी लाई जा सकती थी,
आप इससे पहले जो हुक्मरान यहाँ पे रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ एजुकेशन नहीं रही है। उनकी प्रायोरिटीज़ यहाँ के लोगों के हेल्थ सेक्टर नहीं रहा है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा है। यहाँ बड़े-बड़े पोस्ट पोजीशन इस हल्के में लोगों ने लिए हैं और उसको लेके उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी काम नहीं हुआ है। मैं ज़ाती तनकीद या उन पे नहीं जाऊँगा, आपने खुद देखा है कि यहाँ गवर्नमेंट का क्या हाल है। यहाँ अगर AKS के निज़ाम को अगर हटाएँगे, तो एजुकेशन का जो लेवल है, वो मतलब बंदे को रोना ही आ जाएगा उस पे। उसके अलावा जब आप आगा खान हेल्थ की आप उधर से हटा देंगे, तो हेल्थ का जो निज़ाम है, आपके सामने ये हॉस्पिटल है, इतना बड़ा तहसील का ये बर्डन है और इस हॉस्पिटल की हालत जब हम अंदर जाके देखेंगे, तो 1968 की यहाँ एक्स-रे मशीन पड़ी हुई है, अभी तक वो रिप्लेस नहीं हुई है। तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का ये हाल है। हमें जब चांस मिलेगा तो हम लोगों को इंशाल्लाह 10 ईयर का डेवलपमेंट प्लान दे देंगे, क्योंकि 5 साल के अंदर ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है और एक गवर्नमेंट का ये स्ट्रक्चर और ये इस निज़ाम के अंदर जो आम पब्लिक तक किसी भी चीज़ को पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में 5 साल के अंदर तो ये चीज़ें हल होने वाले मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आते। तो 10 ईयर का एक जामा पॉलिसी और जामा डेवलपमेंट प्लान से ही हम इस हल्के को आगे लेके जा सकते हैं और दुनिया के अंदर ये मॉडल भी मौजूद है कि जिन गाँवों में, जिन एरियाज़ लगे गाँव में डेवलपमेंट आगे से ज़्यादा है, पीछे कम है, तो उस गाँव को, जिस गाँव में ज़्यादा तरक्की हुई है, उसको स्टॉप करके पीछे वाले गाँव को उसके लेवल तक लाने की कोशिश की जा सकती है। तो हम भी ये कहते हैं कि तहसील इशकोमन अगले गाँव से बहुत ज़्यादा पसमानदा है। उनके लेवल तक लाने के लिए इनिशियल के जो 5 ईयर्स हैं, वो हम तहसील इशकोमन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट सेंटर को यहाँ बिल्ड करने की कोशिश करें। यहाँ इंस्टीट्यूशंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तारकोल तो बनेंगे और ये कंक्रीट भी बनेंगे, दीवारें भी बनेंगे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा जो फोकस करने वाली है, वो एजुकेशन के निज़ाम के क्वालिटी ऊपर, एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, प्लेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो माशरे के साथ और जो पूरे इस निज़ाम के लिए फेवरेबल हो। ऐसी कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ-साथ यहाँ पे कोई भी आपको कहीं पे भी इंक्यूबेशन सेंटर आपको नज़र नहीं आएँगे। यहाँ पे आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर नज़र नहीं आएँगे। यहाँ कोई लैंग्वेज सेंटर इस इलाके में नज़र नहीं आएँगे। जब हमें चांस मिलेगा तो हम इन चीज़ों पे काम करेंगे ताकि हमारे बंधु को, हमारे घरों के हर घर को यहाँ से मुस्तफ़ीद। हमारे पास ओवरसीज़ करने का भी हमने एक प्लान बनाया हुआ है कि हम अमीर हमज़ा साहब के साथ कॉन्टैक्ट में हैं। इनिशियल जो 1 ईयर है, ये जो 1 कमिंग ईयर है, इस ईयर में हमारा टारगेट है कि हम हर घर से 1000 नौजवान को यहाँ से ओवरसीज़ करें और उसको उस नौजवान को तैयार करने के लिए हमें यहाँ इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है ताकि वो टेक्निकल अच्छे तरीके से प्लम्बरिंग सीखे, इलेक्ट्रीशियन, तरखान, मेसनिंग और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से सीखे और बाहर जाके अच्छा पैसा कमाएँ। तो 1 ईयर में अगर 1000 बंदे हम ओवरसीज़ करेंगे, तो 5 ईयर में हम 5000 बंदों को ओवरसीज़ करेंगे और जब हम 5000 बंदों को 5 साल में ओवरसीज़ करेंगे, तो हर घर का चूल्हा बहुत और अच्छे और बाइज़्ज़त तरीके से हम दे सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। आखिरी मुख्तसर सा आपसे जवाब लूँगा। तमाम पार्टियों ने अपनी जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पीपल पार्टी है, नून लीग है या दीगर। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या सूरत-हाल है? मरकज़ से कुछ आपको सपोर्ट किया जा रहा है या पूछ ले रहे हैं, या ये बस आप भी अल्लाह-अल्लाह करके इनफरादी तौर पर सब ज़ोर लगा रहे हैं? सर तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त जो विक्टिमाइजेशन पूरे मुल्क में हो रहा है, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है और हमारे अकाउंट भी सीज हैं, सेंट्रल अकाउंट हमारे जो हैं वो सीज हैं। बावजूद भी हम मैनेज कर रहे हैं, खुद ब खुद भी मैनेज कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ का बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं इससे डोनेशन करके हमें आगे बढ़ने की हमें वो उम्मीद भी देते हैं। आप इस बाज़ार के अंदर आप देखते होंगे कि आपको हर तरीके से झंडे आपको नज़र आ रहे होंगे लहराते हुए। यहाँ झंडे लोगों के पास तो ज़्यादा है लेकिन बंदे बहुत कम हैं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 7 तारीख़ को जो साइलेंट वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो साइलेंट वोट 7 तारीख़ को इन सब झंडों और इन सब जो तशहीर जो हो रही है और वो जो लोग कह रहे हैं कि हमें लोग लेके आ रहे हैं,
हम जीत रहे हैं, हमें जिताया जा रहा है, उनको भी उस दिन बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया अज़ीम साहब। गिलगित-बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में इस दफ़ा तहरीक इंसाफ को जैसे पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में उनको इंतखाबी निशान नहीं मिला था या उनकी जमात को जिस तरह से डीलिस्ट की गई थी, ऐसे ही गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर गिलगित-बल्तिस्तान जी, डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से थी या उस तरह से एक तंज़ीम पॉलिटिकल जमात के टिकट्स तहरीक इंसाफ को जारी किए गए थे। लेकिन आखिरी टाइम पर मतलब 12वें घंटे के अंदर उस जमात को डीनोटिफ़ाई किया गया और इंतखाबी निशान को उनके जो इंतखाबी निशान को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स थे उन वो सब इस वक़्त आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये देखेंगे कि इस इलेक्शंस के अंदर तहरीक इंसाफ को कितना वोट पड़ता है, सीटें निकालते हैं या नहीं निकालते, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन ओवरऑल गिलगित-बल्तिस्तान के इस इलेक्शन के अंदर जो टोटल वोट है उससे तहरीक इंसाफ का वोट कितना पड़ता है, इससे ये साबित होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक़्त क्या पोज़ीशन है गिलगित-बल्तिस्तान में। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।